नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे किया जाए। अब अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके इसे देखना शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप एक यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं या फिर 2 या 3 साल बाद एग्जाम देने की सोच रहे हैं। यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर अभी शायद ऑप्शनल आपको इतना क्रिटिकल नहीं लग रहा होगा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम 2025, 26, 27 में जब एग्जाम देंगे तब ऑप्शनल का चयन कर लेंगे। तो भी ठीक है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन अभी जो 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 के जुलाई महीने में, तो जो 2024 का एग्जाम देने की सोच रहा है उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल समय है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन तुरंत कर लिया जाए। ऑप्शनल के लिए अब आप वेट नहीं कर सकते, यू हैव टू गो फॉरवर्ड एंड सिलेक्ट इट राइट नाउ। तो दोस्तों, ऑप्शनल कैसे किया जाए सिलेक्ट और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम चर्चा करें। उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान लो। तो वैसे मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2024। उसमें बुक लिस्ट, पूरा टाइम टेबल, सब कुछ बताया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपने वो देख रखा है तो यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा रिवीजन करा देते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। आईएएस बनने के लिए जो पहली परीक्षा का स्टेप होता है वो होता है प्रीलिम्स। इसमें जीएस और सीसैट 2 पेपर्स हैं, जिनमें से सीसैट क्वालिफाइंग है और जीएस के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं आपकी कट ऑफ लिस्ट के लिए। प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको देना होता है मेंस एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, मेंस एक ही स्टेज है, इंटरव्यू उसी का पार्ट है। इंटरव्यू एग्जाम का तीसरा स्टेप नहीं है। हम लोग उसे मान के चलते हैं कि तीसरा स्टेप है, बट टेक्निकली यूपीएससी के अकॉर्डिंग वो दूसरा स्टेप का ही हिस्सा है और मेरे ख्याल से आपको भी उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो देखिए, रिटन और इंटरव्यू ये दोनों मेंस का हिस्सा है। रिटन के अंदर क्या होता है, 9 पेपर्स, सब्जेक्टिव पेपर्स आपको लिखने होते हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज यानी भाषा के पेपर हैं, 1 ऐसे, 4 जीएस और 2 ऑप्शनल के पेपर्स हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। 1 हफ्ते का अंतराल होता है, इसके अंदर अंदर ये आपको पेपर्स लिखने हैं। इट्स अ वेरी टफ एग्जामिनेशन। मेंस जो है वो एक सच्ची परीक्षा है अभ्यर्थी की, ना केवल उसके नॉलेज की बल्कि उसके स्टैमिना की, उसके रिकलेक्शन एबिलिटीज़ की और हाथों में कितना दम है यानी कितना स्टैमिना है जिससे आप ये पेपर लिख सकें और पूरा कर सकें। तो देखिए, यहाँ पर जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, दैट इज़ द लैंग्वेज पेपर। इसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने होते हैं और इनका स्कोर कैलकुलेट नहीं होता है फाइनल कैलकुलेशन में। लेकिन जो बाकी बचे पेपर हैं, 4 जीएस, 2 ऑप्शनल और 1 ऐसे का, ये 7 पेपर का स्कोर कैलकुलेट होता है। तो इनका स्कोर आप देख लीजिए कितना कितना है। तो ये 300 हटा दीजिए, 600 मार्क्स ये केवल क्वालिफाइंग है। यहाँ से आप शुरू करिए तो 250 मार्क्स के सारे पेपर होते हैं और ये 7 पेपर ऐसे जीएस 1, 2, 3, 4 एंड देन ऑप्शनल 1 एंड 2, ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 1750 नंबर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ऑप्शनल का वेटेज कितना है, तो ऑप्शनल के 2 पेपर्स मिलाकर 500 मार्क्स के हो जाते हैं आउट ऑफ योर 1750। तो यानी कि इंटरव्यू का कॉल आपका आएगा या नहीं, काफ़ी हद तक ये तय होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 28.6। तो मेंस के टोटल मार्क्स में से 1/4 से भी ज़्यादा ऑप्शनल के सब्जेक्ट तय करते हैं। अब ये 28.6% मार्क्स आपको अच्छे लेकर आने हैं, ये काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि आपने ऑप्शनल क्या सिलेक्ट किया था और आपका ऑप्शनल पेपर कैसा आया है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की खास बात यह है कि ये वैकल्पिक विषय आपको चूज करने को मिलता है। यूपीएससी आपको विकल्प दे रही है कि आप चाहे वो सब्जेक्ट लेकर ये 2 पेपर्स दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर्स कॉमन है, जो भी एग्जाम देने बैठेगा 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स जो मेंस देते हैं उन सभी को ये वाले पेपर्स सेम मिलने वाले हैं। बट जो व्यक्ति हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर एग्जाम दे रहा है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या हिंदी लिटरेचर से दे रहा है, उसका पेपर अलग होगा, उसकी स्कोरिंग, मार्किंग सब कुछ अलग होता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरव्यू के मार्क्स 275 हैं, तो इंटरव्यू भी एक प्रकार से इसी पूरे पैटर्न के अंदर एक एक्स्ट्रा पेपर के रूप में आप इसे गिन सकते हैं। तो वैसे देखोगे तो इंटरव्यू के मार्क्स भी टोटल 2025 में से कैलकुलेट करो, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 13%, 13.25 कुछ आएगा। तो 13% मार्क्स आपके इंटरव्यू से तय होते हैं। लेकिन जो 1750 में से आप कैलकुलेशन करोगे वहां पर आपके 28.6% मार्क्स ऑप्शनल तय करता है। इसीलिए ऑप्शनल को हमें थोड़ा सा सीरियसली चूज करना है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही स्टूडेंट्स को ये रहती है कि ऑप्शनल क्या लें। अब देखिए, सबसे पहले ऑप्शनल सिलेक्शन के समय आपको जो क्राइटेरिया रखना चाहिए, नंबर 1, दैट इज़ योर कॉलेज ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। जिस विषय में आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, अगर वो यूपीएससी के सब्जेक्ट में अवेलेबल है तो आप उसे ले लीजिए, वो आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा।
अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, आपने धक्का मार के उसको पास किया है, जैसे तैसे आपने गाड़ी अपनी खींची है कॉलेज में, तो बात अलग है। वरना अगर आपको ठीक ठाक अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पसंद था, यू लाइक्ड इट, ओकेश, बहुत पसंद था, तो लेना ही है। और उसके नोट्स वगैरह आपके पास काफ़ी हद तक तैयार होंगे, आपको बेसिक बुक्स का यहाँ पर आइडिया होगा, तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है अगर आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही यूपीएससी ऑप्शनल में सिलेक्ट करना है तो। अब यहाँ पर जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा मेरा सुझाव एक ही रहता है, until and unless you hate your graduation subject, always go with the graduation subject as your optional। अगर आप अपने सब्जेक्ट से नफरत ही करते हो कि नहीं मुझे तो बीए हिस्ट्री करते समय एकदम हिस्ट्री से नफरत हो गई थी, तो फिर हिस्ट्री मत लेना, उसके अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। वरना अगर आपको अपना सब्जेक्ट ठीक ठाक पसंद है, ओके मार्क्स आ गए हैं, तो आपको आंख बंद करके अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लेना है। अच्छा, एक बार ये भी देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स यूपीएससी अवेलेबल करवाता है टू सिलेक्ट। तो देखिए, यूपीएससी ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी लिस्ट बना रखी है। हालांकि मुझे लगता है ये लिस्ट बहुत आउटडेटेड हो चुकी है, दिस इज फ्रॉम द 1990s। उसके बाद से कोई ज़्यादा बदलाव इसमें हुआ नहीं है। तो जो 30 साल पहले ग्रेजुएशन की स्ट्रीम्स थी, लगभग वही सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी तक अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जिसे हम अक्सर PSIR कहते हैं, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बच्चे पवैड कहते हैं, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। तो ये हैं 25 सब्जेक्ट्स जो मेनली आप देख सकते हैं यूपीएससी आपको अवेलेबल करवाता है। इन 25 विषयों के अलावा यूपीएससी हमें भारत के संविधान के शेड्यूल 8 में आने वाली जो 22 लैंग्वेजेस हैं उन सभी के लिटरेचर को चूज करने का भी ऑप्शन देता है। और इंग्लिश भी यहाँ पर जोड़ दी गई है जो शेड्यूल 8 में नहीं आती है, तो इंग्लिश को जोड़कर 23 लैंग्वेजेस हो जाती हैं, वरना शेड्यूल 8 के अंदर 22 भाषाएं आती है। ये सभी भारतीय भाषाओं का लिटरेचर आप सब्जेक्ट के तौर पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप मराठी लिटरेचर को अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र से नहीं है लेकिन आपको मराठी आती है तो भी कर सकते हैं। आप तमिलनाडु से हैं लेकिन अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी लिटरेचर से पेपर दीजिए। आपका संस्कृत लिटरेचर का बहुत अच्छा सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है, आपने संस्कृत लिटरेचर में बीए कर रखा है तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लिटरेचर वालों के लिए बहुत ऑप्शन है। और मुझे हमेशा लगता है कि लिटरेचर जिसने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में पढ़ा है उसे यहाँ पर यूपीएससी में एज तो मिलता है। अब हालांकि लिटरेचर की जो स्टडीज़ हैं वो थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग और इस तरह की डिग्रीज ज़्यादा पॉपुलर हैं भारत में। लेकिन फिर भी जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा एज है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी किसी को एज नहीं है, आप भी चाहो तो संस्कृत लिटरेचर पढ़ सकते हो। एक आम हिंदी भाषी व्यक्ति अगर चाहे तो 6 महीना साल भर की मेहनत करके हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं। आई हैव फ्रेंड्स जिनको लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। उन्होंने ये वाले सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करे, दे सिलेक्टेड लिटरेचर डिस्पाइट बीइंग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, और उन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। तो पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो कि अगर आप अपना दिल लगा लो किसी सब्जेक्ट में तो दुनिया में ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जिसको आप 1 साल में क्रैक नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, चलो कुछ ऐसा हो सकता है कि भैया आप सर्जरी नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते 1 साल में, या फिर आपको कोई ब्रिज बनाने के लिए सिविल इंजीनियर नहीं बना देगा 1 साल में, लेकिन आप हर सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझ सकते हो। आप सर्जरी के बेसिक्स भी पढ़ सकते हो, ब्रिज बनाने के, कंस्ट्रक्शन के, सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स को भी 1 साल में बेसिक समझ सकते हो इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट इनटू इट। ओके, सो लेट दैट बी वेरी क्लियर। तो ये लगभग 48 सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं यूपीएससी ने, इनमें से कुछ एक चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है एज योर ऑप्शनल। तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर आपने इनमें से किसी में ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को तो तुरंत उठा लो, उसी से आपको अपना एग्जाम देना है, दैट इज द बेस्ट। मान लीजिए आपने कर रखा है बीएससी एग्रीकल्चर, तो फिर आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कीजिए। आपने बीएससी बॉटनी में कर रखी है तो फिर बॉटनी ही सब्जेक्ट आप लीजिए, दैट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू। आपने कर रखा है बीए ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखा है, या दूसरे भी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, तो उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए जो आपको ज़्यादा पसंद हो। तो पहला फैक्टर जहां मैंने आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बताया था, वहीं पर दूसरा फैक्टर आपको लेकर चलना है सब्जेक्ट के प्रति आपका पैशन। आपको उस सब्जेक्ट को देखकर कितनी लालसा होती है कि मैं उसके बारे में पढूं या उस टॉपिक के बारे में जानूं। अब ये पैशन को आपको इवैल्यूएट कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैशनेट तो आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो सकते हैं। आप एक इंजीनियर हैं लेकिन आपको हिस्ट्री के अंदर हमेशा से रुचि रही है, लेकिन क्या आपको हिस्ट्री में इतनी रुचि रही है कि आप ये पढ़ने को तैयार हो कि गुप्ता काल के समय में व्यापार भारत का ऊपर या नीचे क्यों गया था, या इंडिया और ग्रीस के बीच में ट्रेड रिलेशंस कैसे उतार चढ़ाव वाले थे, या फिर कब ऊपर गए कब नीचे आए, ट्रेड के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या थे। हो सकता है आपको ये इंटरेस्टिंग ना लगता हो सकता है आपको इंटरेस्ट केवल इस बात में आया कि अलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ हाइडास्पस कब लड़ी थी, या फिर गुप्ता टाइम पीरियड में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कौन कौन सी लड़ाइयां जीती। तो ये एक सतही नॉलेज या सतही पैशन किसी सब्जेक्ट के प्रति होना ठीक है,
लेकिन आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को या फिर उस सब्जेक्ट के यूट्यूब वीडियोस को देखकर ये इवैल्यूएट कीजिए कि जिस डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत है क्या आप उस डेप्थ तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल इंजीनियर का ही लेना चाहूँगा। तो मान लीजिए कि आप एक इंजीनियर हैं जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है कंप्यूटर साइंस से। तो पहली बात तो यूपीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर नहीं देता, ठीक है। यू डोंट गेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओनली सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यहाँ पर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स आपके हैं नहीं, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का छात्र सिविल तो पढ़ेगा नहीं ऑप्शनल के लिए। पढ़ भी सकता है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए आपको फिर से वही इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे में आप ये देखो कि क्या आपको हिस्ट्री के पुराने पेपर्स में कोई इंटरेस्ट है, हिस्ट्री के टॉपिक में इंटरेस्ट है या ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो उनके पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड कीजिए। यूपीएससी की वेबसाइट पर सारे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके उनके क्वेश्चंस का स्तर देखिए। हो सके तो यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ देखिए ऑप्शनल के, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि डेप्थ उतनी जितना जाना है उतना आप करने को तैयार हैं या नहीं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि आपको डेप्थ देखनी है कि आप किस डेप्थ तक जाने के लिए तैयार हैं और सब्जेक्ट के प्रति पैशन कितना है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे आपको मिनिमम वो 2 साल तक पढ़ना पड़ेगा। आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, मानकर चलिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, उसमें आपने 5-6 महीने उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार किया, फिर मेंस के पहले आपने अगेन 2-3 महीने दिए, तो वो उस पूरे प्रोसेस में 1 या सवा साल चला जाएगा। एंड अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट होते हैं तो आपके 2 साल चले जाएंगे। तो 2 साल अगर किसी सब्जेक्ट को डिटेल में जाकर पढ़ना है तो उसके प्रति बहुत गहरा लगाव या गहरा पैशन होना जरूरी है। सो नंबर 1 इज ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, नंबर 2 क्राइटेरिया शुड बी पैशन। अब यहाँ पर डाउट ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रहता है कि सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है एक्स, लेकिन मुझे रुचि है सब्जेक्ट वाई में, तो मैं एक्स लूँ या वाई लूँ। तो यहाँ पर क्राइटेरिया आपको यही करना है कि दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और इनके कुछ नोट्स को आप ऑनलाइन देखिए, चेक कीजिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं इस डेप्थ में मैं जा सकता हूँ, मुझे फ़ायदा होगा, तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेड ऑफ रहेगा। ट्रेड ऑफ क्या है? आपको एक्स में उतनी रुचि नहीं है। अब अगेन चलो एक्स वाई की जगह हम ये ले लेते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग के, ठीक है, चलो इस बार सिविल इंजीनियर बना देते हैं। तो आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन आपकी रुचि ज़्यादा है ज्योग्राफी के अंदर। तो आप ये देखिए कि क्या आप ज्योग्राफी के प्रति 4 महीना दे सकते हैं। अगर आपके पास 4 महीने देने के लिए हैं, आपका एग्जाम 2024 में है, यू हैव हार्डली 1 ईयर लेफ्ट नाउ, 11 मंथ्स बचे हैं। अब इस 11 महीने में आपको 4 महीने यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द जीएस सब्जेक्ट। तो अगर आप उतना समय दे सकते हो तो ठीक है, फिर ज्योग्राफी के लिए करो। वहां पर आप स्क्रैच से शुरू करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, क्लासेस करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, एवरीथिंग हैज टू बी डन। सिविल इंजीनियरिंग अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो तो देखो आपके पास नोट्स सॉर्टेड है, किताबें आपके पास ऑलरेडी होंगी क्योंकि आपने ग्रेजुएशन करी है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका मेहनत वाला टाइम थोड़ा कट डाउन हो जाएगा। मेरे अनुसार 50% हो जाता है। 50% फिर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना सिविल इंजीनियरिंग पढ़े आप ऑप्शनल देने चले गए, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर भी टफ आता है। कॉलेज के एग्जाम्स के कंपेरिजन में इट इज़ रिलेटिवली टफ। तो ये प्रॉब्लम मेनली उन लोगों को आ रही है जो अभी आ रहे हैं वोकेशनल कोर्सेज से या फिर इस तरह के कोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अब अगर कोई डॉक्टर है तो उसको मेडिकल साइंस ही लेना चाहिए। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि गो विथ मेडिकल साइंस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेडिकल साइंस से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फिलोसफी में, और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं 3 महीने एक्स्ट्रा फिलोसफी पढ़ने को तैयार हूँ, मेरे पास उतना समय भी है एंड आई थिंक फिलोसफी विल बेनिफिट मी, तो फिर आप फिलोसफी के साथ जाइए। ओके, तो नंबर 1 वही क्राइटेरिया, अगेन घूम फिर के बात वही आ गई कि ग्रेजुएशन में अगर ठीक ठाक किया है, सब्जेक्ट अपना ठीक ठाक पसंद है, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रखो, आपका समय बचा लेगा वो। अब आपको वो ट्रेड ऑफ ये करना है कि मेरा पैशन ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए या फिर समय बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अनुसार समय बचाना आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन अगर पैशन इतना ज़्यादा है कि नहीं भैया हम तो पहाड़ तोड़ लेंगे और ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, देन गो विथ योर पैशन सब्जेक्ट। तो फिर आप जाइए सब्जेक्ट वाई के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ के आप कोई भी सब्जेक्ट समझ सकते हो, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया ये आ जाता है कि क्या वो सब्जेक्ट आपको जीएस में मदद करेगा। अब ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जीएस सिलेबस का भी पार्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री के बाद में दिस वन पॉल साइंस एंड आईआर, ये पॉलिटी, ठीक है। पबैड के भी काफ़ी पोर्शंस होते हैं, सोशियोलॉजी का भी थोड़ा बहुत पोर्शन जीएस में आता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जो मैंने मार्क किए हैं, ये आपको जीएस में भी काम आते हैं, क्योंकि ये आपके जीएस का भी बेस बनाएंगे। जीएस में भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस, ये सब आपको वहाँ पर भी पढ़ना है। तो अगर आपकी रुचि इन 6 सब्जेक्ट्स में है तो बेटर ये है कि आप इन 6 सब्जेक्ट में से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि साइकोलॉजी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस फील्ड से आए, बट आपको साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। बट याद रखना कि साइकोलॉजी आपको जीएस में हेल्प नहीं करने वाला। साइकोलॉजी का जीएस के अंदर कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर इससे कुछ नहीं पूछा जाता।
ओके, तो आपको कोशिश यही करनी है हमेशा कि सब्जेक्ट ऐसा चुने जो या तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो या फिर ऐसा पैशनेट सब्जेक्ट जो जीएस में भी काम आए। हाँ, ये मत करिएगा कि आप हैं मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से, साइकोलॉजी में रुचि है, लेकिन अब क्योंकि मैंने सुझाव दिया है कि ऐसे सब्जेक्ट मत लो ऑप्शनल में, तो आप जबरदस्ती पॉल साइंस लेकर बैठ गए और पीएसआईआर में आपको जीरो इंटरेस्ट हो। डोंट गो विद अ सब्जेक्ट इन विच यू हैव जीरो इंटरेस्ट, आइदर गो विद द ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और गो विद योर पैशन। तो ऐसा मत करना कि इस सिनेरियो में कि पीएसआईआर ये सोच के ले लो कि जीएस में फायदा मिलेगा और इसमें रुचि बिल्कुल नहीं है। तो पहले आपको प्राथमिकता ग्रेजुएशन, सेकंड अपने पैशन, और थर्ड आपको देनी है इस चीज को कि जीएस में इंटरेस्ट है या नहीं है। मतलब इनका ओवरलैपिंग अगर आपका एक सब्जेक्ट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अब कुछ सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, कुछ सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस रिलेटिवली छोटा है। अब ऐसा मतलब नहीं है कि सिलेबस बहुत बड़ा है तो कहीं 3 महीने का, कहीं पर 8 महीने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, मिनिमम उसको कवर करने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, मैक्सिमम इट कुड गो अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, 1 या 2 महीने ऊपर नीचे होंगे। जैसे देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनके सिलेबस रिलेटिवली छोटे हैं कंपेयर टू सम अदर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री। उनको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो पुराने सब्जेक्ट्स हैं, थोड़े वास्ट सब्जेक्ट हैं। अब ये नहीं है कि टफनेस सबकी अलग अलग है, सभी सब्जेक्ट टफ हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्वली टफ। तो आपका मेन फोकस अगेन यही रहना चाहिए इन तीनों में। पहले एक चौथा क्राइटेरिया और होता था, वो चौथा क्राइटेरिया क्या था? ग्रेजुएशन, पैशन, जीएस के अंदर हेल्पफुलनेस। चौथा क्राइटेरिया था अवेलेबिलिटी ऑफ नोट्स और मटेरियल। ये क्राइटेरिया अभी भी कुछ सब्जेक्ट के लिए है। मान लीजिए अब आपने संस्कृत लिटरेचर ले लिया, तो आपको संस्कृत लिटरेचर में गाइडेंस इतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है आसानी से। इसकी बजाय अगर आप फिलोसफी या सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लेते हैं तो आपको उसको इंटरनेट पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज, मटेरियल मिल जाएंगे, वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, कोचिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, कोचिंग के नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलने को तो देखिए नोट्स आपको वैसे सारे सब्जेक्ट्स के लिटरेचर के भी मिल जाते हैं, बट कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर थोड़ी दिक्कत आएगी। अब आप रह रहे हैं दिल्ली में और आप तेलुगु लिटरेचर सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से आते हैं, यू वांट टू सिलेक्ट तेलुगु लिटरेचर, तो हो सकता है कि दिल्ली में आपको उसके नोट्स ना मिले। आपको या तो नोट्स अपने मंगवाने पड़ेंगे, कहाँ से? हैदराबाद से, या फिर वहां जाकर खुद लाने पड़ेंगे। सेम थिंग कुड हैपन विद लेट्स से मणिपुरी लिटरेचर और मलयालम लिटरेचर और मैथिली लिटरेचर। तो जैसे पटना में तैयारी कर रहे हो तो मैथिली लिटरेचर के नोट्स या क्लासेस आपको मिल सकती हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं मिलेंगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो लिटरेचर सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा इशू यही है कि आपके पास गाइडेंस, मटीरियल और मेंटोरशिप होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम अभी ये लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स में ही है, वरना जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट 25 जो मैंने बताया, इनमें लगभग सब में आपको मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए देश का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शनल कोर्स लेकर आई है, तो ये वाला भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इस वक्त पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी, जो 4 सबसे कॉमनली सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अगले महीने से। ये सभी कोर्सेज आपको 8000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे, 8000 रुपये में। यूजुअली कोचिंग्स इसके लिए 60,000 70,000 रुपये चार्ज करती हैं, लेकिन हम इसको 8000 रुपये में लेकर आ रहे हैं, ताकि एक भारत का आम शहर का, एक आम गाँव का बच्चा वो भी कोचिंग या फिर बेस्ट क्लासेस या गाइडेंस से वंचित ना रहे। तो यहाँ पर आपको इसमें 8000 में क्या मिल रहा है? नंबर 1, जो दिल्ली के टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी आपको मेंटोरशिप या गाइडेंस मिल जाएगी। तो जैसे प्रवीण सर, अमित सर, रिंकू मैम, दीप्ति मैम, ये सभी लोग दिल्ली में पढ़ाते हैं, लेकिन आपको इनकी क्लासेस घर बैठे लाइव क्लासेस करने को मिल जाएंगी। दूसरा, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। प्रिंटेड नोट्स यहाँ पर हम नहीं अवेलेबल करवा सकते आपके लिए। इन दिस 8000 रुपीज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको प्रिंटेड नोट्स दें, लेकिन जो डिजिटल नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। क्लास नोट्स आप साथ साथ में भी बना सकते हैं। तीसरा, आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है, जो आपके सहपाठी हैं, जो इसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए आपको गाइडेंस मिल जाएगी, जो अमूमन किताबों से सेल्फ स्टडी में नहीं मिलती है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जब आप एक क्लास से जुड़ते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ते हैं, तो आपको ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंटोरशिप जैसी सुविधाएं मिलती है। अब दूसरा, अगर आप जीएस के साथ इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो 15,000 रुपये में अवेलेबल है। 1 अगस्त से हमारा उड़ान बैच आ रहा है। उड़ान बैच इज फॉर जीएस और ये वाले सब्जेक्ट्स, अगर इनको कंबाइन लेना चाह रहे हैं तो जीएस प्लस ऑप्शनल आपके लिए 15,000 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये सारे कोर्सेज में जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस आपको अवेलेबल होगी जब आप महिपाल कोड लगाते हैं। अगर आप कोड नहीं लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्राइस दिखाएगा, तो ज़्यादा प्राइस पे मत कर देना। यूज़ द कोड महिपाल एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट्स ऑन दीज। तो फाइनली जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट या पैशन इंपॉर्टेंट है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, ये देख लीजिए। अगर उस सब्जेक्ट में आप किसी को जानते हैं जिसने एग्जाम क्रैक किया है या फिर 2-3 अटेम्प्ट देकर अच्छे मार्क्स लेकर आया है, तो उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। ये इतना बड़ा गाइडेंस का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि अगर आप किसी टीचर के साथ जुड़े हैं तो ऑलरेडी आपको ये गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप पूरी तरह से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप पीएसआईआर को खुद से पढ़कर देना चाहते हैं,
तो फिर अगर आपके पास कोई ऐसा सीनियर या कोई भैया या दीदी अवेलेबल हैं जो आपको थोड़ा PSIR में गाइड कर दें, उन्होंने 1 या 2 मेंस दिए हैं, अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, ऐसा नहीं है कि खुद के नंबर आ रहे हैं 500 में से 100 और वो आपको गाइड करने चले, तो ऐसे लोगों से गाइडेंस नहीं लेनी है। जो खुद थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, कम से कम 250 नंबर 200 नंबर लेकर आ रहे हैं, उनसे गाइडेंस लेना। ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी से भी आप गाइडेंस ले लो। ओके, जैसा भी करना है, जो भी करना है, ऑप्शनल अपना सिलेक्ट कर लेना। अगर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो अक्टूबर 2023 से पहले पहले उसकी क्लासेस स्टार्ट कर देना, उससे डिले मत करना। यू शुड स्टार्ट योर क्लासेस बाय लास्ट अक्टूबर। आदर्श तौर पे तो अगस्त और सितंबर में कर लो, ताकि 4 महीने में आपकी क्लासेस लगभग हो ही जाती हैं सबकी। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बाय अराउंड दिवाली टाइम आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको पूरा फोकस अपना प्रीलिम्स पे रखना है, या थोड़ा थोड़ा जो आंसर राइटिंग है ऑप्शनल का वो साथ साथ में आप करते रहिए। तो ये सारी कंसिडरेशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर उनके बीच में हम एक वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। आपका एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, एक आपका पैशन वाला सब्जेक्ट है, और तीसरा जो GS में काम आते हैं वो 6 सब्जेक्ट हैं। अगर ये तीनों कॉमन आपको एक फैक्टर इनमें या एक सब्जेक्ट मिल जाता है तो देन गो विद दैट। तो मान लीजिए कि ऐसा सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, आपकी ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में है, आपका पैशन भी हिस्ट्री है और GS में भी काम आएगा, तो फिर हिस्ट्री आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। मान लो कि आपको GS में कोई काम ना आने वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि लेट्स से कि आपका पैशन और ग्रेजुएशन दोनों सिविल इंजीनियरिंग में है, तो सिविल इंजीनियरिंग आएगा यहाँ पर। सो दिस शुड बी योर सेकंड चॉइस। तो जो पर्पल कलर में हाईलाइटेड है वो आपका हो गया नंबर 1 चॉइस। जो ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ दैट शुड बी योर सेकंड चॉइस, जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी है और जो पैशन भी है। तीसरे नंबर पे उस सब्जेक्ट को रखना जो आपका पैशन है और GS में भी काम आए, लेकिन आपने उसमें ग्रेजुएशन नहीं करी है। मान लीजिए कि आप एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। अब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग UPSC के ऑप्शनल में अवेलेबल नहीं है, आपका पैशन है ज्योग्राफी, तो आपने ज्योग्राफी को अपना पैशन मानते हुए, और GS सब्जेक्ट के अंदर भी ज्योग्राफी काम आता है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो ब्लू कलर में शेड कर रहा हूँ ना, वो वैसा सब्जेक्ट हो जाएगा जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है बट GS और पैशन दोनों है, तो फिर वो आपकी थर्ड चॉइस होनी चाहिए। ओके, एंड फाइनली आपका पैशन बिल्कुल नहीं है, ग्रेजुएशन का आपका वही सब्जेक्ट रहा है और GS में भी इंटरेस्टिंग है, तो मतलब GS में भी वो काम आ जाता है, तो उसको रखो अपना चौथा चॉइस। तो मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन है जियोलॉजी में, और जियोलॉजी GS के अंदर भी थोड़ा बहुत काम में आ जाता है, पूरा काम में नहीं आता, ज्योग्राफी का एक पार्ट है। या फिर यहाँ पर एक और बेहतर एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो लेट्स से कि आपकी ग्रेजुएशन है पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो दोनों ही सब्जेक्ट आपको GS में काम में आएंगे। अब आपका चाहे उनमें पैशन नहीं है तो फिर इसको यहाँ पर लास्ट नंबर पे रखना, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस आपको ऐसे रखनी है, ये वाला नंबर 1 पे, पर्पल वाला, ग्रीन वाला नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। इस तरह से आपको एक वेन डायग्राम बना के अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है अगर करना पड़े तो। अब इतना कुछ जानने के, समझने के, सुनने के और अपना खुद का दिमाग लगाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऑप्शनल क्या लेना चाहिए, अभी भी कंफ्यूजन है, तो एक काम करिए, मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है। मुझसे संपर्क कैसे किया जा सकता है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और वहां पर आपको अबाउट सेक्शन के अंदर मुझे कॉन्टैक्ट करने की डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया देयर एंड मैं आपको अपनी पूरी नॉलेज के माध्यम से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।